नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर ने शनिवार को स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया और प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को टैबलेट मोबाइल देने की प्रोजेक्ट भी शुरू किया। सीएम ने 1467 स्मार्ट स्कूलों का किया उद्घाटन। शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने सूबे में 1500 जगह पर लाइव हुए प्रोग्राम में शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों से जुड़े और सीएम कैप्टन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1467 स्मार्ट स्कूलों का किया उद्घाटन। इस मौके पर सीएम कैप्टन ने मिशन 100% योजना को लॉन्च किया और करीब 372 प्राइमरी स्कूलों के करीब 2625 स्मार्ट टैबलेट वितरण की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने मानसा में 3 स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया और मानसा के 9 प्राइमरी स्कूलों में 7-7 टैबलेट दिए गए। लुधियाना के आत्मनगर हलके में डॉक्टर अंबेडकर स्कूल का भी स्मार्ट स्कूल की श्रेणी में शामिल किया गया। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर सुरजीत सिंह ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि स्मार्ट स्कूल के हो जाने की वजह से बच्चों को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। जालंधर में 110 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों की श्रेणी में शामिल किया गया और 25 प्राइमरी स्कूलों में 172 टैबलेट बांटे गए ताकि बच्चे डिजिटल तरीके से पढ़ाई कर सके। जालंधर के डिप्टी कमिश्नर घनश्याम ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों की दशा सुधर रही है। होशियारपुर में 148 स्कूल स्मार्ट बन गए। इस मौके पर औद्योगिक एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने 21 स्कूलों के अध्यापकों को 150 टैबलेट बांटे। सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार प्रदेश में शिक्षा को स्तर ऊंचा करने के लिए सफल हुई है और आज 14% स्कूलों में छात्रों की बढ़ोतरी हुई है। स्मार्ट स्कूल बनने पर कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि सीएम कैप्टन की अगुवाई में सरकारी स्कूलों की सुधार का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। बठिंडा में पराली को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन और कहा कि पराली नहीं जलाने पर सरकार को उचित मुआवजा देने चाहिए, लेकिन पराली को लेकर सरकार की योजना केवल ख्याली पुलाव है। किसानों का कहना है कि कृषि विभाग उनके एप्लीकेशन लेकर जाती है और फिर ड्रॉ निकालकर 2 किसानों को दिया जाता है, लेकिन वो भी गरीब किसानों के बस की बात नहीं है। गुस्साए किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट केवल नियम बनाकर जुर्माना लगा रही है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल रही है। फिरोजपुर रेलवे स्टेशन के बाहर टेंट लगाकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार के मंत्री उन्हें बुलावा लेकर आते हैं तो वो जरूर जाएंगे। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार और रेलवे विभाग को मालगाड़ियां चलानी चाहिए क्योंकि अब पंजाब में रेलवे ट्रैक को खाली किया गया है। कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर अमृतसर से शंभू बैरियर तक किसान जत्थेबंदियों ने मोटरसाइकिल और गाड़ियों से रोष रैली निकाली। इस दौरान अकाली यूथ के प्रबंधक जसविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश में 22 जिलों में विशाल मार्च निकाला जाएगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में टॉप 2 साइंटिस्ट पे संत लौंगोवाल कॉलेज के 3 प्रोफेसर्स का आया नाम। जिला संगरूर का चमका पूरे भारत में नाम। धुरी के एक नौजवान जो है नौकरी के लिए मलेशिया गया था, जहां बीमार होने की वजह से वो नौकरी नहीं कर पाया और वहीं पर फंस गया। मलेशिया में फंसे नौजवान के पास घर वापस आने के लिए पैसे नहीं थे और इस दौरान धुरी से आम आदमी पार्टी से अंगू संदीप सिंगला ने टिकट बुक कराई, जिसके बाद मलेशिया में फंसा नौजवान भारत आया और अपने परिवार से मिला और उसके बाद नौजवान ने संदीप सिंगला के दफ्तर जाकर उनका धन्यवाद किया। आज के दौर में जहां मानवता कहीं गुमसी हो गई है और एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बना है, तो वहीं लुधियाना में 2 अलग अलग धर्मों के लोगों ने एक अलग मिसाल कायम की है। लुधियाना में एक मुस्लिम और सिख परिवार के एक
ने एक दूसरे को किडनी दान करके समाज को एकजुटता का खास संदेश दिया है। इस मदद से दोनों परिवारों ने सभी धर्मों के लिए मोहब्बत की एक अटूट मिसाल पेश की है। तरनतारन में एक परिवार गरीब के भेंट चढ़ने के लिए मजबूर है। वार्ड नंबर 13 में रहने वाला इस परिवार के सिर पर ना कोई छत है और ना ही 2 वक्त की रोटी नसीब है। तीनों बच्चे के पिता श्रवण सिंह टीबी के मरीज है और उनकी पत्नी भी काफी लंबे वक्त से बीमार चल रही है। बीमारी के चलते दोनों काम करने में असमर्थ है। कई बार पीड़ित परिवार ने प्रशासन से और सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर पाया और एक बार फिर से पीड़ित परिवार ने समाज सेवी संस्थाओं और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। नवाशहर में सड़कों पर दुकानदारों, रेहड़ी और फड़ी लगाने वालों ने अवैध रूप से अतिक्रमण लगाकर रखा है, जिसकी वजह से राहगीरों और वाहन चालकों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बाजारों के बीच दुकानदारों ने भी अवैध अतिक्रमण लगाकर रखा हुआ है, जिसके कारण आए दिन ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। वहीं दुकानदारों में अपने दुकानदार भाइयों के अतिक्रमण लगाने को भी रोष है। दुकानदारों ने अतिक्रमण हटवाने को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। लुधियाना में एक निजी अस्पताल में 2 धर्मों ने अलग अलग परिवार ने आपस में अंग दान कर मानवता की मिसाल कायम की है। इस मौके पर अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि आज के दौर में मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। बठिंडा पुलिस ने नकली करेंसी का कारोबार करने वाले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने जांच करते हुए 9.5 लाख रुपए नकली करेंसी बरामद की है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और साथ ही मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बठिंडा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बठिंडा पुलिस ने संगत मंडी से अफीम बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसआई जगरूप सिंह ने बताया कि एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार शक की हालत में खड़ी थी और उस दौरान चेकिंग के दौरान कार में से 1 किलो अफीम बरामद की गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बठिंडा की संगत मंडी में 3 नशा तस्करों को 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। फाजिल्का पुलिस की सीआईए स्टाफ पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक कार में से 120 ग्राम हेरोइन और 60,000 रुपए नकदी बरामद की। पुलिस ने आरोपी की से पूछताछ में संतुष्ट जवाब नहीं देने के चलते आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी गुरबीर सिंह ने खुलासा किया कि जैसे भारतीय नशा तस्कर पाकिस्तान तस्करों के साथ व्हाट्सएप से संपर्क में रहते हैं, उसी तरह से नशा और हथियारों को छिपाने के लिए भी स्थान निश्चित की जाती है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर गुरबीर सिंह के खिलाफ पहले भी अलग अलग थानों में मामला दर्ज है और हेरोइन और तस्करी के साथ साथ ड्रग्स मनी के भी मामले दर्ज है। गुरदासपुर में नकली मिठाइयों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया, जहां स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 किलो फफूंदी लगी मिठाई को बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक ऑटो चेक किया, जिसमें से 50 किलो के करीब फफूंदी लगी मिठाई बरामद की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फफूंदी लगी मिठाई को मौके पर नष्ट किया और कुछ सैंपल लेबोरेटरी में भेज दिया। जालंधर के प्रताप बाग में अवैध पटाखा स्टोर करने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक यहां अवैध रूप से पटाखों को जमा किया गया था। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से शहर के बल्टन पार्क समेत अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। हिमाचल प्रदेश में लुप्त होती जा रही शिल्प कला को बचाने के लिए कलाकारों के हुनर को मंच देने के लिए शिमला में
भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक सुनील शर्मा ने किया। इस दौरान यूएसए के राजदूत जो कि हिमाचल दौरे पर है वो भी पहुंचे और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। निदेशक सुनील शर्मा ने बताया कि देश में भारत सरकार ने सतत विकास का 2030 का टारगेट रखा है। उसके तहत शिल्पकारों को उनकी कला को जीवित रखने के लिए विभाग की ओर से प्रयास किया गया है। पार्वती परियोजना चरण 2 के तहत कुल्लू में टनल मार्च 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। भौगोलिक परिस्थितियों के चलते टनल का काम अभी तक नहीं हुआ है पूरा। 800 मेगावाट की टनल परियोजना तय समय से काफी पीछे चल रही है, लेकिन परियोजना प्रबंधक से इसे जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। टनल करीब 32 किलोमीटर लंबी है। परियोजना प्रबंधन की ओर से 30 किलोमीटर का काम पूरा किया गया है। वहीं टनल के भीतर भौगोलिक परिस्थितियां बार बार बदल रही है, जिसके चलते बचे हुए 2 किलोमीटर के कार्य को पूरा करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्वती परियोजना चरण 2 के प्रभारी एल.के. त्रिपाठी का कहना है कि 800 मेगावाट की परियोजना देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसे पूरा करने के लिए अब मार्च 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल सरकार ने 17 पंचायतों समूह का शिवा प्रोजेक्ट प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस पर प्रथम चरण में 1168 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये बात प्रदेश जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर ने ज्वालामुखी मंदिर में दर्शनों के बाद पत्रकारों से कही। इस प्रोजेक्ट के लिए 17 क्लस्टरों का चयन किया गया है और उन सभी क्लस्टरों में विभाग ने पौधारोपण किया है और अब मुख्य प्रोजेक्ट की तरफ से बढ़ा जा रहा है। महेंद्र ठाकुर ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7 जिलों में 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार साल 2022 तक प्रदेश के किसानों और बागवानों की आय दोगुनी करना चाहती है। रामपुर बुशहर में दिव्यांगों के स्कूल में विशेष बच्चे और उनके अभिभावकों ने कैंडल और चॉकलेट्स मेकिंग के कार्य घरेलू विधि की तरह से बनाए। दिव्यांग बच्चों के अभिभावक को भी स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार के साथ प्रधानमंत्री के संदेश लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दे रही है। दिव्यांग स्कूल संचालिका और कोशिश आशा की अध्यक्ष स्वाति बंसल का कहना है कि स्वयं सहायता समूह बनाकर रोजगार देने का प्रयास है और कम लागत से स्वदेशी के माध्यम से स्वरोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नाहन में भी दिव्यांग बच्चों ने दीपावली को लेकर तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों की एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय प्रदर्शनी में आस्था स्कूल के दिव्यांग बच्चों ने विभिन्न उत्पाद जैसे रंगीन मोमबत्ती, दीपक, ग्रीटिंग कार्ड और शोपीस प्रदर्शित किए। कला प्रदर्शनी से जहां बच्चों का हौसला बढ़ेगा, वहीं प्रतिभा दिखाने के लिए भी एक मंच भी मिला है। लोग भी प्रदर्शनी को देखने पहुंचे और खरीदार कर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। स्कूल प्रदर्शनी प्रभारी मेघा ने बताया कि दिव्यांगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में इन बच्चों को सहायता से बनाए गए अनेक उत्पाद रखे गए हैं। शिमला के लोअर बाजार में भयानक आग लग गई। मकान के साथ मस्जिद तक पहुंची आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। वहीं मकान के करीब मस्जिद भी आग की चपेट में आ गई। साथ ही कई इलाके के आसपास ज्यादातर घर की लकड़ी थी, जिससे आग फैलने का खतरा बना था। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में देवी देवताओं को नहीं बुलाने पर देवी देवता नाराज चल रहे हैं। उन्हें मनाने का क्रम जारी है। ऐसे में देवी देवताओं के आदेश पर रघुनाथ मंदिर में 16 नवंबर को छोटी जगती का आयोजन किया जाएगा। रघुनाथ जी के छड़ीबदार महेश्वर सिंह का कहना है कि इस जगती में दशहरा में आने वाले सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया है। जो देवी देवता दशहरा उत्सव में भाग नहीं ले सके, उन्हें भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है, ताकि देवी देवताओं के अगले आदेश के बारे में जानकारी मिल सके। सिरमौर के सभी
शिक्षा खंडों के कर्मचारियों के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल में खुलने के लिए एसओपी पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे पहले ऑनलाइन बैठकें हुआ करती थी, लेकिन कोरोना काल में पहली बार ऑफलाइन बैठक का आयोजन किया गया। डाइट नाहन के प्रिंसिपल ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक पहली बार ऑफलाइन बैठक की गई और विस्तार से चर्चा की गई। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों पर 78 सीटों पर मतदान हुआ और इन सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बाद वोट डाले गए। 78 सीटों में से 63 सामान्य सीटें हैं, जबकि 13 आरक्षित सीटें हैं। तीसरे चरण में कुल 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में एनडीए के घटक वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी और जेपी अध्यक्ष पप्पू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुकेश सहनी सिमरी बख्तियार सीट पर, जबकि पप्पू यादव मेदपुर सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर भागीदार बनने की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार के तीसरे और अंतिम चरण में सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप अपने मत का अधिकार का उपयोग करें और अधिक से अधिक मतदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के छात्रों को संबोधित किया, कहा कि कोरोना के बाद भी दुनिया एकदम बदल सी गई है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायबल भी उतना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत अपने युवाओं के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपनी नई खोजों से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। पीएम मोदी ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि नए इनोवेशन लेकर आएं और देश में स्टार्टअप को लेकर अपार संभावनाएं। देश हर क्षेत्र में अधिकतम संभावनाओं को हासिल करने के लिए नए तौर तरीके से काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी की जरूरत है और इसके प्रति भारतीयों में आस्था यही आपके भविष्य की रोशनी दिखाती है। आपके इनोवेशन ऐसे होना चाहिए जिससे कि व्यापक स्तर पर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आए। पीएम मोदी ने कहा कि आपके नए मंत्र को लेकर काम किया होगा। ये मंत्र है कि आपके नजरें जो है क्वालिटी पर रहे, आप इससे कभी समझौता ना करें। आपका प्रोजेक्ट ऐसा हो कि बाजार में लंबा रिश्ता कायम कर सके। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। कोरोना के बढ़ते केस और प्रदूषण के करों से जहरीली होती हवा दिल्ली में जो है लोगों को चिंता में डाल रही है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण की वजह से आसमान में सुबह शाम स्मॉग की चादर छाने लगी है। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब है, जबकि कुछ इलाकों में हवा का स्तर बेहद खराब है। दुनिया में कोरोना के 4 करोड़ 96 लाख से ज्यादा संक्रमित केस है। 12,98,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 1 करोड़ 58 लाख से ज्यादा संक्रमित केस, 2,42,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 64,42,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में 24 घंटे में 49,851 नए केस आए। 5,14,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 53,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। देश में कुल 84,60,000 से ज्यादा संक्रमित केस। 78,18,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कुल 1,25,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का रफ्तार जारी है। एक दिन में सामने आए 6,870 नए केस। 17 लाख से ज्यादा संक्रमित केस। 1,02,000 से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में 2,171 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। 4,93,000 से ज्यादा संक्रमित। 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 24 मरीजों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,370 नए केस। अब भी 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 11,200। अब तक 11,000 से ज्यादा मरीजों की मौत।
राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस एक दिन में सामने आए। 1,797 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 2,410 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार। 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 7,178 नए केस, 4 लाख से ज्यादा संक्रमित केस, 39,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 64 मरीजों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 2,267 नए मामले सामने आए हैं। 1,533 लोग 24 घंटे में ठीक हो चुके। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,78,000 के पार। 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 88 नए केस आए, वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 24,000 के पार पहुंच चुका है। हिमाचल में कोरोना की 20,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है, जबकि जिसके बाद 3,538 कोरोना के एक्टिव केस है। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा 1,36,000 के पार पहुंच चुका है। 1,27,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। पंजाब में कोरोना के अब तक 4,882 एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद है।